अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं सूडान का, जहां फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के दरमियान दूसरे हफ्ते भी लड़ाई हो रही है। 15 अप्रैल से शुरू होने वाली ये जो खूनी लड़ाई है नाज़रीन, इसमें 420 जानें अब तक जा चुकी हैं, 3700 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में गैर मुल्की सिफारतकारों और शहरियों का इनखला का अमल जो है वो भी जारी है। इन्हें समंदरी और ज़मीनी रास्तों से सूडान से निकाला जा रहा है। खरतौम की बात करें तो यहाँ इस पूरे रीजन में जो एयरपोर्ट से इनखला है वो मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। इसके बावजूद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी समेत कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना सफारती अमला और सैकड़ों शहरियों को सूडान से निकाल लिया है। 427 पाकिस्तानी भी बाहिफाजत सूडान पहुंच गए हैं, जहां से वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। यहां पर पाकिस्तानियों की रिहाइश, खुराक का इंतज़ाम भी हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। ये सूडान की पोर्ट है जहाँ पर ये पाकिस्तानी पहुँचे हैं, जिसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सूडान पोर्ट से अब इन लोगों को पाकिस्तान लाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें हमारे सफारत खाने की जानिब से की जा रही हैं। इस वक्त सूडान में जो सिचुएशन है वो क्यों है, सिचुएशन क्या है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, अमजद अजीज़ मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। सूडानी फौज और पैरा मिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पें जारी हैं। लड़ाका तैयारों ने दारुल हुकूमत खुर्तूम पर बमबारी की। मरकजी हवाई अड्डा लड़ाई का मरकज बना हुआ है। तोप खाने के बैराजों ने अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक के अंदर और बाहर नकलो हरकत को गैर महफूज बना दिया है। खाना जंगी के बायस गैर मुल्की सिफारतकारों और शहरियों के इनखला का अमल जारी है। अमरीकी हुकाम ने 100 के करीब सिफारती एहलकारों और उनके अहल खाना को 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए सूडान से निकालने की तस्दीक की है। अब भी सूडान में दोहरी शहरियत के हामिल अमरीकी और दीगर ममालिक के हजारों शहरी सूडान में फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इटली ने 300, फ्रांस ने 200 और जर्मनी ने 100 से ज्यादा अफराद को जंग ज़दा मुल्क से निकाल लिया है। कनाडा और बरतानिया ने भी अपना तमाम सिफारती अमला निकालने की तस्दीक कर दी। शुमाल में सूडान के बड़े पड़ोसी मिस्र ने भी अपने 436 शहरियों को जमीनी रास्ते से निकालने की तस्दीक की है। सऊदी अरब ने हफ्ते के रोज 157 अफराद को बहरी जहाज के जरिए जद्दा पहुंचाया, जिनमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जंग ज़दा सूडान से पाकिस्तानियों की बेहिफाजत वतन वापसी का मंसूबा कामयाब रहा है। 427 पाकिस्तानी बेहिफाजत पोर्ट सूडान पहुंच गए, जहां से वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर पाकिस्तानियों की रिहाइश, खुराक का इंतजाम भी हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए दोस्त ममालिक और खित्ते में पाकिस्तानी सिफारत खाने मदद कर रहे हैं। आयरलैंड ने बताया कि उन्होंने भी अपनी इमरजेंसी टीमों को भेजा है ताकि इनके शहरियों के इनखला में मुआवनत की जा सके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने कहा कि बरतानिया की फोर्सेस ने सिफारतकारों और उनके अहल खाना को रेस्क्यू किया, जबकि कनाडा ने आर्जी तौर पर इनखला का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट किया कि हमारे सिफारतकार महफूज हैं और वो मुल्क के बाहर से काम कर रहे हैं। चीनी वज़ारत खारजा ने बयान में बताया कि उसने अपने शहरियों के एक ग्रुप को पड़ोसी मुल्क मुंतकिल कर दिया है, जबकि सूडान में मकामी हुकाम और दीगर ममालिक के सफारत खानों के साथ राब्ते में हैं। जनूबी कोरिया ने सूडान के हवाई अड्डे के जरिए 28 शहरियों को निकाला। दुनिया के दीगर ममालिक भी अपना सिफारती अमला बेहिफाजत निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक सूडान में 15 अप्रैल से जारी लड़ाई में अब तक 420 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 3700 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक लाखों सूडानी बाशिंदों के साथ जो बुनियादी खिदमात तक रसाई से महरूम हैं और अपने घरों में फंसे हुए हैं, हजारों गैर मुल्की सिफारतकार, इमदादी कारकुनान, तलबा और उनके अहल खाना ने गुज़िश्ता हफ्ते जंग ज़दा इलाके में फंस गए हैं। डॉक्टर्स यूनिट की सरबराह डॉक्टर अती अब्दुल्ला ने मुल्की सूरत हाल से आगाह किया कि मुर्दा खाने भरे हुए हैं, सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं और भरे हुए अस्पतालों को अक्सर सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर ऑपरेशन रोकना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान में जारी खाना जंगी के बाद 20,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके पड़ोसी मुल्क चाड पहुंचे और कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। अमजद अजीज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी सीनियर तज्ज़ियाकार, वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब।
वालेकुम सलाम। अमजद साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा अमजद साहब, अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई है और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है कि वहाँ से अपने जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, तो क्या इससे हम ये समझें और मेरे नाज़रीन भी कि सूरत हाल वहाँ पर सूडान के अंदर मज़ीद ख़राब होने जा रही है? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, उसके जवाब से पहले मैं चाहूँगा कि नाजरीन को सूडान के बारे में बताया जाए, क्योंकि मुझे इत्तफाक हुआ सूडान जाने का जी भी। जी। और मैं समझता हूँ कि सूडान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है और मादनी दौलत से मालामाल है। और मैं नाजरीन को ये भी बताऊँ कि शमाल मशरकी अफ्रीकी मुल्क है, अवामी जमहूरिया सूडान भी इसे कहते हैं। और इसकी आबादी लगभग 5 करोड़ है। कुछ अर्सा पहले तो बताया जा रहा था कि 4 करोड़ 60 लाख है, लेकिन अब के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 5 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। अरब लीग का ये तीसरा बड़ा मुल्क है। और बरतानवी तसल्लुत और मिस्र का जो तसल्लुत था उसके बाद 1956 में ये आज़ाद हुआ। अब आप देखिए कि इस मुल्क की आज़ादी की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं है। और अगर हम हुकूमतों का जिक्र करें तो सिलसिला तो यहाँ पे शुरू हुआ था कि पार्लिमानी जमहूरियत का, लेकिन उस पार्लिमानी जमहूरियत को भी बड़ा कम वक्त मिला। और मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि चूंकि जमहूरियत वहाँ पे पनप नहीं सकी और फिर फौजी बगावत हो गई और फिर ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से इस मुल्क को माजी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब से ये कायम हुआ है। और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। हम आगे चल के बात करेंगे कि असल में वजह क्या है, ये लड़ाई हो क्यों रही है और कौन अनाने इक़्तिदार जो है वो संभालना चाहता है। जहाँ तक अब आपके सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब आप जितने भी बड़े ममालिक हैं वो अपने सफारती जो अमला है उसको और उनके जो शहरी हैं, अगर आप उनको सूडान से, यकीनन जंगज़दा सूरत हाल है और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि अगर हालात ख़राब हों, खाना जंगी हो और आपके शहरी जो हैं वो उस मुल्क में रहें, तो वो अपने शहरियों के इनखला की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने भी, जैसा कि अभी आपने बताया, इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको पोर्ट पहुंचाया गया है और उसके बाद उन्हें जद्दा मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है ठीक है। बहरी जहाज के सिलसिले में। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन मुश्किल हैं और सूडान में हालात और भी ख़राब होंगे। और अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे बैनुल-अक़वामी ताकतों ने मसाइल को हल करने की जानिब कोई कोशिश न की तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो रही है। और यही वजह है कि तमाम जो ममालिक हैं वो अपने शहरियों का जो इनखला है वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, शहरियों के इनखला के लिए कोशिश हो रही है, तो अमजद साहब कहीं ना कहीं इस मामले को, इस सूरत हाल को संभालने के लिए एफर्ट्स हो रही हैं। कुछ बड़े ममालिक हैं जो सर जोड़े बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं कि इस मामले में इंटरवीन किया जाना चाहिए, मामले को हल करवाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी अफ्रीकन ममालिक की बनती है। अफ्रीकन यूनियन है, फिर उसके बाद अरब लीग है, अक़वाम मुत्तहिदा की पर अक़वाम मुत्तहिदा पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो खाना जंगी हो रही है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि जी देखिए, 1989 से लेके 2019 तक उमर अल बशर की हुकूमत थी और काफ़ी अरसा चली। और फिर ये जो अब लड़ाई हो रही है इसमें अब देखिए ना कौन लड़ रहा है। SAF है, सूडानी आर्म्ड फोर्सेस हैं, और फिर RSF है जो कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं। और ये वो दोनों इनके लीडर्स हैं। बेसिकली ये दोनों वही हैं जिन्होंने एक तवील हुकूमत का खात्मा किया, अगर मैं ये कहूँ कि बगावत की और फिर हुकूमत पे काबिज होके जी जी। हुकूमत उन्होंने शुरू की। लेकिन फिर उसके बाद अब देखिए ना कि अब आपस में लड़ पड़े हैं। और हुकूमत या इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसे हासिल करने के लिए आप अपने ही मुल्क के शहरियों को निशाना बना रहे हैं। मेरी आज ही बात हो रही थी, सीनियर सहाफ़ी हैं सूडान के, मैंने उनसे पूछा कि क्या हालात हैं, तो वो भी बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा देखिए, हमारा मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा था, बहुत सी पाबंदियां आयद थीं 2017 में जब बाराक ओबामा थे सदर अमेरिका के, तो उन्होंने बड़ी पाबंदियां उठाई। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने भी सूडान पे जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियां थी वो तकरीबन सारी उठा ली और जी। तरक्की की तरफ जा रहा था सूडान। लेकिन अब खाना जंगी शुरू हो गई और जनरल अब्दुल फतह और जनरल मोहम्मद हमदान के दरमियान आपस में जंग है और वो चाहते हैं कि हुकूमत उनको मिले। तो मैं समझता हूँ कि अब बैनुल-अक़वामी ताकतों को इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अब देखिए ना, बातें सामने आ रही हैं
کہ اسٹیکس ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور روس کے اپنے مفادات ہیں. اب اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ شاید روس کی زیادہ انوالومنٹ ہے سوڈان کے معاملات پہ، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ان معاملات پہ دسترس ہو رشیا کی، تو ممکن ہے کہ خانہ جنگی کو اور آگے لے جایا جائے. تو اس اسٹیج کے اوپر جبکہ 400 سے زیادہ شہری حالیہ دنوں میں بھاگ ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ جو خانہ جنگی پہلے ہوتی رہی سوڈان میں اس کا نشانہ بنے. اور اب میرا ذاتی تو خیال یہی ہے کہ ان بڑے ممالک کو اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کو، بدقسمتی آپ یہ دیکھیے کہ اقوام متحدہ ہمیشہ دیر کر دیتی ہے، اور جب بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، یہ ساری مثالیں لیبیا، یمن اور ان ممالک کی ہمارے سامنے ہیں، کبھی بھی اقوام متحدہ نے جلدی نہیں کی کہ کسی مسئلے کو فوری طور پر حل تو کیا آپس جائے. میں کوئی امید ہے، فریقین آپس میں اگر کوئی مذاکرات کی میز پر آ سکیں، کچھ ایسے چانسز ہیں سوڈان میں آنے والے دنوں کے اندر؟ دیکھیے یقینی طور پہ سعودی عرب کی بھی کوشش ہے، اور امریکہ کی انوالومنٹ بھی اب اس حوالے سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان دونوں فریقین کو آپس میں بٹھایا جائے اور عام لوگوں کو، عام شہریوں کو جس طرح سے پریشانی کا سامنا ہے اور جس طرح سے حالات بگڑ رہے ہیں ان پر قابو پایا جائے. لیکن یہ کوششیں کب بارآور ثابت ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ دیکھیے اس وقت دونوں جو گروپ ہیں ان کے پاس مختلف علاقے ان کی دسترس میں ہیں، اور اسی لیے انہی علاقوں میں زیادہ کشیدگی پائی جا رہی ہے. اور خرطوم خاص طور پہ بہت اس وقت ایئرپورٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں، اور ان دونوں فریقین کو بٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہ تبھی بیٹھیں گے جب قریب کے ممالک، دیکھیے سوڈان کے ساتھ بھی تقریباً 6-7 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، چاڈ ہے، مصر ہے، اور اس کے بعد لیبیا ہے، اور پھر جنوبی سوڈان ہے، ایریٹریا ہے. تو ان ممالک کی سرحدیں بھی ملتی ہیں. یقینی طور پہ یہ ممالک بھی مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور ان کی طرف سے بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ فریقین کو مجبور کیا جائے کہ وہ بیٹھیں. دیکھیے کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ جنگیں نہیں ہوتی. آج کل کے زمانے میں جبکہ معاشی جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں جو قریبی ممالک ہیں ان کی بھی کوششیں ہیں، اور بڑے ممالک کی بھی کوشش رہیں گی کہ وہ ان مسائل کو حل کریں. اچھا، یہ جو رشیا کے اوپر بار بار الزام لگایا جا رہا ہے، جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص طور پر فن لینڈ کے وزیر خارجہ کا جو ایک بیان سامنے آیا کہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے، جو سوڈان کے اندر بحران ہے، اس کا فائدہ رشیا اٹھا سکتا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے معاملہ خراب ہوا، جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ اس کی رشیا کی، تب سے رشیا پر بہت سارے الزامات مختلف ممالک کی جانب سے مختلف ممالک کو لے کر، معاملات کو لے کر لگتے رہے ہیں. یہ بھی ایک ایسا ہی ایک الزام ہے، یا کہیں نہ کہیں اس میں کچھ حقیقت ہے جو فن لینڈ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جب الزام لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ چین کا اس خطے میں اور پھر افریقہ میں بڑا پازیٹیو رول ہے. چین کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتا. اختلافات کسی بھی ملک کے اگر آپس میں بھی ہیں تو وہ دخل اندازی نہیں کرتا. اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے. اب اگر ہم روس کی بات کریں تو اس کے اپنے مفادات ہیں، اگر ہم امریکہ کی بات کریں اس کے اپنے مفادات ہیں. اور آج کل کی جو صورتحال ہے، دیکھیے جب امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا تو یہ تاثر سامنے آنا شروع ہو گیا تھا، یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ دیکھیے آنے والے دنوں میں افریقہ کا کوئی ملک جو ہے شاید اب وہاں پہ یہ سلسلہ خراب ہوگا. اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں سوڈان میں یہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک طرف تو ہم چاہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں، اور خاص طور پہ یمن کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اب سعودی عرب نے بڑی مثبت کوششوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو معدنی دولت ہے اس سے بھی سوڈان مالا مال ہے. اور اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ 2022 میں 18 ٹن جو سونا ہے اس کی پیداوار تھی جو افریقہ میں سب سے زیادہ تھی، اور 2019 کے مقابلے میں 1 ٹن 611 کلو گرام سونے کی پیداوار زیادہ ہوئی ہے. اب بین الاقوامی طاقتوں کی تو نظریں جو ہیں وہ پھر اس جانب جاتی ہیں کہ کیوں نہ اپنا فائدہ اٹھایا جائے. تو یقینی طور پہ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا یہ جو فریقین ہے
जो देखिए हैं तो बुनियादी तौर पे सूडान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, सूडान की मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सरबराहान हैं, वो अगर आपस में ही लड़ रहे हैं और सिर्फ एक हुकूमत लेने के लिए, जबकि माजी की हुकूमत में दोनों इकट्ठे थे, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या रूस का उसमें अमल दखल ज़्यादा है या फिर इन सूरत हाल के ऊपर अमरीका हावी होता है। ठीक है, ये सारे मामला देखना पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल अभी तक जो दिख रहा है उस पर आप अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अमजद अजीज़ मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब आज हम आपसे मिल रहे होंगे तो बीजेपी सरकार जो है, भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, उसके कुछ मज़ीद कारनामे जो सामने आ रहे हैं, उच्छे हथकंडे जो सामने आ रहे हैं, उन पर आपसे बात कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे बीजेपी सरकार की, जो खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए एक बार फिर से ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पुलिस को अलहदगी पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं अमृतपाल सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, इंडियन पंजाब पुलिस एक माह से अमृतपाल सिंह को तलाश कर रही थी। उनको पकड़ने के लिए नेपाल की सरहद तक सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा था और बिलाखिर आज हमने देखा कि भारतीय इंतहा पसंद सरकार ने आरएसएस को मुस्लिम समेत दीगर अक़लियतों के खिलाफ जुल्म ढाने की जो एक खुली छूट दे रखी है, उसी के तहत अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जब दूसरों के हुकूक की बात की जाए भारत के अंदर, तो वो भी जुल्म बन जाता है। मोदी सरकार को ये जुल्म दिखाई देता है। ब्रिस्बेन में खालिस्तान रेफरेंडम में दुनिया ने भारतीय खालिस्तानियों को देखा, लेकिन सिफारती नाकामी के बाद इस सारे मामले में भारत से साइबर हमले भी किए गए। भारतीय हैकर्स के हमलों की कोशिशों के बावजूद 11,000 सिखों ने वोट डाले और अब जब ये तहरीक जोर पकड़ रही है तो भारत में सिख रहनुमा अमृत सिंह को नाम नेहाद मुकदमात कायम करके जेल के सुलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। ये सारा मामला है क्या, पहले आपको इस पर एक रिपोर्ट, एक पैकेज दिखाते हैं। उस सारी चीज़ पर जो अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से पहले हुआ भारत के अंदर, अमृतपाल सिंह कौन है और उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर क्या माहौल है, सब खासतौर पर पंजाब के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर। फिर इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। इंडिया में वारिस पंजाब दे नामी तंजीम खालिस्तान को एक अलग मुल्क बनाने के हामी है और आजकल ये तंजीम काफी सरगर्म है। इस तंजीम के सरबराह 30 साला अमृतपाल सिंह हैं। वारिस पंजाब दे नामी तंजीम की बुनियाद पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू ने रखी थी। दीप सिद्धू की मौत के बाद गुज़िश्ता साल सितंबर में अमृतपाल सिंह को इस तंजीम का सरबराह बनाया गया। अमृतपाल सिंह ने दुबई में बैठकर खालिस्तान को अलग मुल्क बनाने के लिए सिख बरादरी को मुतहरिक किया है। पंजाब में किसानों के एहतजाज में शिरकत की बात हो या मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, इस सिख नौजवान को पेश पेश देखा गया है।
अमृतपाल उस वक्त सुर्खियों में आया था जब मार्च में उसके हामियों ने एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिए। बरतानिया में सिख बरादरी ने एहतजाज करते हुए भारतीय सिफारत खाने से इंडिया का परचम उतारकर खालिस्तान का परचम लहराने की कोशिश की, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई, जिस पर इंडियन हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया और भारत में खालिस्तान का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। 15 अप्रैल को अमृतपाल के साथी जोगा सिंह को फतेहगढ़ साहिब जिला से गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को मुसलसल चकमा देता रहा। इसी दौरान पुलिस ने अमृतपाल के रिश्तेदारों और वारिस पंजाब दे नामी तंजीम के 100 से ज्यादा ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। गुज़िश्ता रोज इंडियन पंजाब पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह को गुज़िश्ता रोज मोगा जिला से गिरफ्तार किया गया है और अमृतपाल सिंह को रियासत आसाम की हाई सिक्योरिटी जेल में उनके मामलीन से अलग थलग एक तनहा सेल में रखा गया है। दूसरी जानिब अमृतपाल सिंह की वालिदा ने कहा है कि उनके बेटे ने पुलिस को खुद गिरफ्तारी दी है। उन्हें इस बात पर फख्र है कि उसने एक शेर की तरह खुद को पुलिस के हवाले किया है। उन्होंने कहा कि वो कानूनी जंग लड़ेंगी और जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगी। दूसरे जानिब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद भारतीय पंजाब में हालात सख्त कशीदा हैं। हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट तो कर दिया है, मगर शदीद रद्द-ए-अमल आने के खौफ से भारतीय पंजाब के तमाम अजला में अहम इकदाम करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर रखी है। जगह जगह नाकेबंदी करके शहरियों की तलाशी ली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत पंजाब तकरीबन 58% सिख और 39% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है। इस रियासत को 1980 और 1990 की दहाई के अवाइल में खालिस्तान के हामियों की एक पुरतशद्दुद अलहदगी पसंद तहरीक ने हलाकर रख दिया था। इस दौरान हजारों लोग मारे गए थे। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में रवां माह के आगाज में खालिस्तान तहरीक के हक में मुजाहरा किया गया। भारतीय हाई कमीशन के सामने होने वाले इस मुजाहरे में बरतानिया में मुकीम सिखों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। बिल्कुल जी, मुजाहरे तो अभी भी किए जा रहे हैं और यही वजह है कि आसाम की जेल में मुंतकिल कर दिया गया है अमृतपाल सिंह को इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से। मोदी सरकार इतनी खौफजदा क्यों है आखिर इस नौजवान से, ये हम जानेंगे डॉक्टर हामिद खान साहब से। माहिर हैं जी इंटरनेशनल अफेयर्स के, मुझे शो में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम आसमा। अच्छा, बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शो में। हामिद साहब, हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार और उनके जो हरकारे हैं वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो भी अमन को तबाह करने की कोशिश करेगा भारत के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये जो बेअमनी भारत के अंदर अब दिखाई दे रही है इनके अरेस्ट के बाद, इस पर भारत सरकार के पास, मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? इनके तो बहुत बड़ी तादाद में हामी यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जेल्स का मुहासरा कर रहे हैं, इनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या ये मोदी सरकार की अमन के हवाले से जो एक बयान है उस पर एक सवालिया निशान नहीं है कि लोग अमन तबाह नहीं कर रहे हैं, ये तो आज़ादी चाहते हैं भारत से? जी असमा, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि अमृतपाल सिंह तो अब खालिस्तान की आज़ादी की एक अलामत बन के उभरे हैं और ये वो खालिस्तान है जिसके लिए हजारों सिखों ने ऑलरेडी कुर्बानियां दी। हमें 1984 में सिखों का कत्ले आम नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद से लेकर आज तक, जब से खुसूसी तौर पर 2014 से ये मोदी की फाशिस्ट हुकूमत आई है, उसने जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बेइंतहा जुल्म ढाए हैं, वहीं पर उन्होंने सिखों के ऊपर भी कोई कम जुल्म और पाबंदियां नहीं की गई हैं। और ये बात वाज़ेह तौर पर समझी जा सकती है कि अब खालिस्तान एक हकीकत है और इंडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि जहां कश्मीर की आज़ादी की तहरीक अब अपने जोरों पर है, वहीं पर खालिस्तान अब अपनी सिख फैसला कर चुके हैं अपनी आज़ादी का। इसीलिए चाहे वो बर्मिंघम हो, लंदन हो, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर सिखों ने रेफरेंडम के जरिए अपने गिनती करा कर एक एक चीज फैक्चुअली बहुत सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस को पेश किया है कि जिसके मुताबिक पूरी दुनिया के जो सिख हैं वो इस बात पर अब मुत्तहिद होते जा रहे हैं कि भारत की जालिम फाशिस्ट हुकूमत के जेर असर रहने से बहुत बेहतर है कि वो अपना खालिस्तान के मुतालबे पे कायम रहें और एक अलहदा खालिस्तान की शक्ल में अलहदा मुल्क बनाकर। तो आपको लगता है कि जो अमृत का अरेस्ट है, जो उनकी गिरफ्तारी है, अब वो अब वहाँ के सिखों को डरा सकती है, इस मुतालबे से रोक सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो किसान तहरीक के दौरान जितने मजालिम ढाए हैं सिखों, किसानों पर, अमन और अमान के नाम पर सिखों पर खुसूसी तौर पर इतना के जुल्म ढाए गए, उसके बाद अब सिख जो है वो हमेशा से बेखौफ रहे हैं और सिख ये जानते हैं कि उन्होंने किस तरह मोदी सरकार को और इनकी जो फाशिस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी है इसको कैसे हैंडल करना है।
سکھوں کے اندر یہ تحریک زیادہ زور پکڑے گی، زیادہ طاقت پکڑے گی، اور اس کے اندر پھر ایک بار یہ چاہے کسی پر بھی الزام لگائیں، جو مرضی کریں، یہ حقیقت انڈیا کو سمجھنی پڑے گی کہ آسام ہو، ناگالینڈ ہو، پنجاب ہو، میزورم ہو، یہ سب جگہ پر یہ اندرونی آزادی کی تحریکیں ہیں جو خود انڈیا کے بے انصافی اور انسانی حقوق کے خلاف جو مبنی مظالم ہیں ان کی وجہ سے تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں۔ انڈیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا جو ہے وہ اب نوشتہ دیوار ہے، اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں، وہ نام نہاد سیکولرزم ہے جس کا بانڈا پھوٹ چکا ہے، اور آج ہندوتو آئیڈیالوجی کے لوگوں نے جس طرح اقلیتوں پر مظالم ڈھائے ہیں، اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ان کی طرف سے ری ایکشن نہ آئے، یہ ناممکن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالصتان کی تحریک مزید زور بھی پکڑے گی، اور آنے والے دنوں میں امرت پال سنگھ جو ہیں، جیسے کشمیر میں برہان وانی ایک علامت بن گئے نئی تحریک کی، یاسین صاحب کی قربانیاں جیل کے اندر رکھنا، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ تو آج امرت پال سنگھ اور ان کی جو تحریک ہے وہ اب علامت بن گئی ہے جہاں خالصتان کی آزادی کی بھی، اور دنیا پوری میں اس بات کے اوپر اب نظر رکھی جا رہی ہے کہ خالصتان کے اچھا، دنیا پوری خالصتان کے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب امرت کو اریسٹ کیا گیا، یا جیسے ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ نہیں انہوں نے خود سے گرفتاری دی ہے، مودی سرکار ایک خوف پھیلانے کے لیے یہ بات اور یہ جھوٹی خبر پھیلاتی دکھائی دیتی ہے کہ انہیں اریسٹ کیا گیا، جو بھی معاملہ ہے، عالمی برادری اس پہ کوئی ریاکشن دے گی، کوئی اس کا نوٹس لے گی، یا باہر کے ممالک میں جو سکھ برادری ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، یو کے ہے، جو بھی ممالک ہیں، وہ اس پر کوئی تحریک اب مزید آگے بڑھاوا دیں گے اس کو کہ اس کی گرفتاری کا نوٹس ہو کہیں پہ؟ آسما، جتنی بھی سکھوں کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہوں یا برطانیہ میں ہوں، جی، آلریڈی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تنظیموں کی جانب سے اس بات کا ٹھیک ہے، واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر امرت پال سنگھ پر کوئی غیر انسانی تشدد کیا گیا، غیر انسانی اقدامات کیے گئے، تو اس کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں سکھ جتنے منظم ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ انہوں نے بڑے منظم طریقے سے اپنا پیغام یونائٹڈ نیشن میں بھی پہنچایا، اپنا پیغام یورپی یونین میں بھی پہنچایا۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اب یہ جو خالصتان ہے یہ مودی کے گلے کی ہڈی بنتا نظر آ رہا ہے، اور مونٹریال میں جو کینیڈین حکومت ہے، جو کینیڈین منسٹرز ہیں، وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی اس معاملے پر بات ہوگی، کیونکہ رشی سنک کے آنے سے بہت سارے جو سکھ ہیں، مسلمان ہیں، وہ تحفظات کا شکار ہیں بطور وزیر اعظم رشی سنک کی وجہ سے۔ تو رشی سنک کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں جس کے تحت امرت پال سنگھ کے اوپر کوئی بھی غیر انسانی تشدد یا غیر اچھا، انسانی عمل ہے وہ تشدد کی ایک قسم تو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ان کی اریسٹ سے پہلے ہی، ان کی گرفتاری دینے سے پہلے ان کو تو گرفتاری دینے پہ مجبور کیا گیا نا، کیونکہ ان کے چچا ہیں، ان کے ڈرائیور ہیں، 100 سے زیادہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں جن کو پہلے سے اریسٹ کر لیا گیا تھا، جن کی وجہ سے پھر امرت کو یہاں پر آ کر خود اپنی گرفتاری دینا پڑی ہے۔ یہ چیز تو ہے لوگوں کے سامنے۔ ذرا یہ فرما دیجئے کہ ناگالینڈ ہے، تامل ناڈو ہے، بھارتی پنجاب ہے، مختلف جگہوں پر ہمیں یہ جو تحریکیں ہیں یہ مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی تحریک اس وقت سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، جو بھارت سے زیادہ بہت زیادہ جلد جو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں گے؟ میں خالصتان مہمی کی خاص طور پر بات کرنا چاہ رہی ہوں، کتنی سٹرونگ یہ آپ کو دکھائی دیتی ہے، اور یہ کہاں کھڑے اس وقت دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت خالصتان کی تحریک میں اتنی جان ہے کہ یہ آتش فشاں ہے جو بھارت سے سنبھالا ہی نہیں جانا۔ آتش فشاں کی طرح خالصتان تحریک نے پھٹنا ہے، اور یہ خالی بھارتی پنجاب میں نہیں بلکہ جو انہوں نے پنجاب تقسیم کیا 3 چھوٹے ریاستوں کے اندر، جس میں لدھیانہ اور اروناچل پردیش اور وہ دوسری جی ہماچل، جی ساری ریاستوں کے اندر بھی بہت بڑی تحریک زور پکڑے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا کہ اسی کی تحریک کی بنیاد پر آسام کے اندر بھی تحریک بہت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کئی جو بھارتی فوجی ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ آسام کے جو آزادی پسند تحریک کے جو لیڈران ہیں انہوں نے
सरकर्दा लोग हैं। तो इस हवाले से अब इंडिया के लिए इकोनॉमिकली जो वो बातें करता है, सारा कुछ दुनिया को एक झूठा और एक गलत सा चेहरा दिखाता रहता है। असल चेहरा ये है कि वो मुजालिम की इंतहा कर रहा है, इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है, और जितनी भी आज़ादी की तहरीक हैं उनको दहशतगर्दी के नाम से जोड़कर दबाने की कोशिश कर रहा है। ना कश्मीर की तहरीक कभी इस तरह दब सकी है, ना दबेगी, ना खालिस्तान की तहरीक दबेगी, ना आसाम की, ना नागालैंड की, ना ही किसी और रियासत की। इसलिए ठीक है, ये ऐसे बात ओछे भारत हथकंडों और से उसके ये जो तहरीक हैं ये दबने वाली नहीं है। इनफैक्ट ये ज़्यादा ज़ोर पकड़ने लगती हैं जब इस तरह से इन लोगों के ऊपर मज़ालिम ढाए जाते हैं, और यही कुछ हम भारत में होता हुआ देख रहे हैं अमृत पाल की गिरफ्तारी के बाद से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, बहुत सारी जानें जो हैं वो भारतीय एक जो नज़रिया है, आरएसएस नज़रिया है, उसकी वजह से भारत के अंदर हमें जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक और जगह बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पर लगी हैं, और ये जगह है जी यूरोप, जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी ने बच्चों की ज़िंदगियां दाव पर लगा रखी हैं। नाज़रीन, ये जो बर-ए-आज़म है इसमें फ़ज़ा में पाए जाने वाले ख़तरनाक ज़र्रात के बाइस सालाना 1200 बच्चे मौत के मुँह में चले जाते हैं। ये जो इंकशाफ है ये यूरोपीय यूनियन की माहौलियाती एजेंसी की जानिब से एयर पोल्यूशन से मुतालिक जो एक रिपोर्ट जारी की जाती है उसके दौरान किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी से दुनिया भर में सालाना 90 लाख अमवात होती हैं, और इनमें से 10 लाख बच्चे भी शामिल होते हैं। माहिरीन अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि जो बारीक ज़र्रात हैं जो आमतौर पर कार्बन के अखराज या कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की ज़िमनी पैदावार होते हैं, ये ज़रात नाज़रीन इतने बारीक होते हैं कि आसानी से सांस की नाली के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। इस आलूदगी से जो दीगर दायमी बीमारियां हैं जैसे दमा है, खांसी है, ज़ुकाम है, फेफड़ों की बीमारियां हैं, उनका ख़तरा बढ़ जाता है। फ़ज़ाई आलूदगी से यूरोप के लोगों को मुसलसल सेहत के नुमाया ख़तरात लाहिक हैं जो शदीद बीमारियों और कब्ल वक्त अमवात की वजह बन रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के जान से चले जाने की 90 लाख इन लोगों की तादाद बताई जा रही है सालाना। इस पर हमारे पास आज एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। फिजाई आलूदगी से यूरोप के लोगों को मुसलसल सेहत के नुमाया खतरात लाहक हैं जो शदीद बीमारियों और कबल अज वक्त अमवात की वजह बन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की माहौलियाती एजेंसी ने जारी रिपोर्ट में बताया कि यूरोपीय मुल्कों में हर बरस फिजाई आलूदगी की वजह से 1200 से ज्यादा बच्चों और 9 उम्र जवानों की मौत हो जाती है। ज्यादा फिजाई आलूदगी दमा की बीमारी की बुलंद शरह का अहम सबब है, जिससे यूरोप में 9% बच्चे और नौजवान पहले से ही मुतासर हैं। इसके साथ ही ये आलूदगी फेफड़ों की कारकर्दगी को मुतासर करने के साथ साथ सांस के इन्फेक्शन और एलर्जी में इजाफे का भी बायस बन रही है। रिपोर्ट में बताया कि बेशतर यूरोपीय ममालिक में फिजाई आलूदगी की सतह आलमी इदारा सेहत के रहनुमा खतूत से ऊपर है, जबकि 90 की दहाई में यूरोपीय यूनियन के ममालिक में बारीक जर्रात से अमवात की तादाद सालाना 10 लाख थी। आदार शुमार के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में 2005 के मुकाबले में 2020 में आलूदगी से होने वाली अमवात की तादाद में 45% कमी वाक़ई हुई। 2005 तक 4,31,000 सालाना अमवात हुई, जबकि 2020 तक आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और तुर्की में सालाना अमवात 2,38,000 रहीं। 2020 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आलूदगी की वजह से भी 49,000, जबकि ओजोन की वजह से 24,000 लोग वक्त से पहले ही मौत का निशाना बने। माहिरीन ने दिसंबर 2020 में तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि दुनिया भर में फिजाई आलूदगी की वजह से मर जाने वाले 10 लाख बच्चों में से निस्फ बच्चे जमीन से निकाले जाने वाले ईंधन की आलूदगी से पैदा होने वाले खतरनाक ज़रात की वजह से हलाक हो जाते हैं। यूरोपीय यूनियन की माहौलियाती एजेंसी की हालिया तहकीक में 30 ममालिक का जायजा लिया गया, ताहम इसमें रूस, यूक्रेन और बरतानिया जैसे बड़े सनअती ममालिक का अहाता नहीं किया गया। इससे इस बात का भी अंदाजा किया जा सकता है कि फिजाई आलूदगी से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। एजेंसी का अंदाजा है कि जिन ममालिक में शहरी आबादी का सर्वे किया गया उनमें 97% हिस्से फिजाई आलूदगी से मुतासर पाए गए, जो गुज़िश्ता बरस WHO के मुकर्रर करदा पैमाने से मुताबिकत नहीं रखते। यूरोपीय यूनियन 2030 तक फिजाई आलूदगी से होने वाली कबल अज वक्त अमवात को 55% तक कम करना चाहती है। ताहम रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लॉक में 2050 तक फिजा में सिफर आलूदगी के हदफ तक पहुंचने के लिए, जिसे सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं समझा जाता, मजीद कोशिशों की जरूरत होगी। यूरोप की माहौलियाती एजेंसी का मानना है कि बहुत से यूरोपीय ममालिक
खास तौर पर मशरकी यूरोप और इटली में फिजाई आलूदगी आलमी इदारा सेहत WHO की जानिब से तजवीज़ करदा रहनुमा खतूत से काफी ज्यादा सतह पर रहती है। नकलो हमल, सनत और हिराती निज़ाम से जो ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज हो रहा है उसे कम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में ये भी तजवीज दी गई है कि मुख्तसर मुद्दत में बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूलों के आसपास सब्ज़ार और ग्रीन जोन को वसअत दी जाए ताकि उन्हें सांस लेने के लिए साफ शफाफ फिजा मुहैया की जा सके। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अमेरिकी रियासत टेक्सास में फायरिंग के वाक़े में 9 तालिबा जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाक़या जेसवर काउंटी में पेश आया, जहां तालिबा ने एक घर पर पार्टी रखी थी। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की उम्रें 15 से 19 साल के दरमियान हैं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बांग्लादेश के 22वें सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो फरवरी में बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए थे। आलमी खबर से इदारे के मुताबिक हुक्मरान जमात अवामी लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक जज 73 साल मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारीखी दरबार हाल में वज़ीर आज़म शेख हसीना और काबीना की मौजूदगी में एक तकरीब में मुल्क के सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। ज़माना तालिब इल्मी से अवामी लीग से वाबस्ता शहाबुद्दीन साबिक सदर अब्दुल हमीद की जगह संभालेंगे, जिनकी मुद्दत रवा हफ्ते खत्म हो रही है। यूरोपीय मुल्क जर्मनी में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 5.5% इजाफे पर रजामंद हो गए। मुजव्वज़ा मुआहदे के मुताबिक 25 लाख पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन की तनख्वाहों में मार्च 2024 से 340 यूरो माहाना इजाफा किया जाएगा, जबकि जून 2023 से अफराते ज़र से मुकाबला करने के लिए टैक्स फ्री 3000 यूरो मुतादिद किस्तों में अदा किए जाएंगे। जर्मन मीडिया के मुताबिक मुआहदे के बाद मुल्क में अब मजीद हड़तालों का खतरा कम हो गया है। बरतानवी हुकूमत ने आग और सैलाब जैसी हंगामी सूरत हाल में आवाम को खबरदार करने के लिए नए अलर्ट सिस्टम का तजर्बा किया है। इस तजर्बे के तहत इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे मोबाइल फोन पर सायरन बजने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया यह अलर्ट सिस्टम अमरीका, कनाडा, हॉलैंड और जापान में मौजूदा निज़ाम से मुतासर होकर शुरू किया गया है। ये मोबाइल फोन पर पैगाम भेजने की इजाज़त देगा ताकि किसी खतरे की सूरत में फौरी तौर पर खबरदार किया जा सके। चीन ने 500 किलोवाट आवर फी किलोग्राम की मुर्तकिस बैटरी बना ली। चीनी कंपनी CATL की सरबराह ने ऐलान किया कि 500 किलोवाट आवर फी किलोग्राम तवानाई वाली छोटी लेकिन कसीफ बैटरियों की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो टेस्ला मॉडल की Y बैटरी से दुगनी तवानाई रखती है। सबसे बढ़कर ये बैटरी परवाज के लिए महफूज है, जिससे मुसाफिर तैयारे भी उड़ाए जा सकते हैं। नाइजीरियन बाशिंदे को हवाई जहाज पर सफर का मौका न मिला, लेकिन जहाज साजी के शौक ने कचरे से उड़ने वाले तैयारे का मॉडल बना डाला, जो रिमोट कंट्रोल से उड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोलाजी नामी शख्स ने रिसाइकल होने वाली पैकिंग फोम को काट कर उससे हवाई जहाज का ढांचा और पर बनाए। ये फोम उसने कोड़े के ढेर से उठाए थे। इसके बाद एक दुकान से रेडियो रिमोट कंट्रोल और मोटर समेत पंखड़ियां खरीदी। उसने एक टेप की मदद से पूरे जहाज की दुम, बाजू और दीगर हिस्सों को जोड़ा। बोलाजी ने अपना मॉडल तैयारा कामयाबी से उड़ाया और लोगों ने उसे दाद भी दी।